मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछली चर्चा जहां पर हमारी समाप्त हुई थी उसके आगे आज हम देखेंगे। हम संविधान की अनुक्रमणिका के बारे में विचार कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे और पिछली चर्चा में हम पहुंचे थे भाग 6 के अध्याय 2 तक और आज उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं हमारी चर्चा। उसी भाग 6 में ही अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 177 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख किया गया है। विधानमंडल, दोनों सदन, विधानसभा, विधान परिषद, इन दोनों के बारे में अनुच्छेद 168 से 177 तक उल्लेख किया गया है। विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, उनके संगठन के बारे में, निर्वाचन वगैरह के बारे में। इसी प्रकार से आगे 178 से 187 अनुच्छेद तक राज्य विधानमंडल के अधिकारी कौन कौन होंगे, उनका निर्वाचन कैसे होगा, उनकी शक्तियां क्या होंगी। राज्य विधानमंडल मतलब दोनों सदनों के जो विभिन्न पदाधिकारी, मतलब राज्य विधानसभा का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इसी प्रकार से राज्य विधान परिषद का सभापति और उप सभापति, इनका निर्वाचन कैसे, किस प्रकार से होगा, या कोई व्यक्ति इस पद को कैसे प्राप्त करेगा, उसकी पद्धति क्या होगी और उसकी शक्तियां क्या होंगी, इनका उल्लेख अनुच्छेद 178 से 187 तक किया गया है। उसके आगे अनुच्छेद 188 और 89 में सदन के कार्य संचालन के नियमों का उल्लेख है। कार्य संचालन किस प्रकार से होगा। इसके बाद अनुच्छेद 190 से 93 तक इन 4 अनुच्छेदों में सदस्यों की अयोग्यता के बारे में उल्लेख किया गया है कि कोई सदस्य अयोग्य कब होगा, किन परिस्थितियों में विधानमंडल का कोई सदस्य अयोग्य हो सकता है, इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 194 और 195 में राज्य विधानमंडल और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों की चर्चा की गई कि राज्य विधानमंडल के कौन कौन से शक्तियां होंगी, कौन कौन से विशेषाधिकार होंगे। इसी प्रकार से राज्य विधानमंडल का सदस्य के सदस्यों की शक्तियां, उनके विशेषाधिकार, उनकी उन्मुक्तियां, उन्मुक्ति मतलब छूट, इनके बारे में इसका यहाँ उल्लेख किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 196 से 207 तक इन अनुच्छेदों में सदन की विधायी प्रक्रिया को उल्लेख किया गया है। कानून बनाने की पद्धति, विधायी प्रक्रिया मतलब कानून बनाने की पद्धति, विधेयक कौन से विधेयक कौन पेश कर सकता है, यदि सरकारी विधेयक है तो उसकी परिभाषा क्या होगी, उसके अंतर्गत किन चीजों का उल्लेख होगा, कौन कौन से उसमें आएंगी और उसको किस प्रकार से पारित किया जाएगा, इनका उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। इसके बाद 208 से 212वें अनुच्छेद तक साधारणतया प्रक्रिया का उल्लेख है, मतलब कि इसी विधेयकों से संबंधित विभिन्न प्रकार की और प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत उल्लिखित की गई। और इसके बाद अध्याय 4 भाग 6 अध्याय 4 में आता है अनुच्छेद 213। इसमें राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। आपको पता होगा कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का उल्लेख है, जिसमें उसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से राज्यपालों को भी विधायी शक्तियों के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है और अध्यादेश जारी करने की यह जो राज्यपाल की शक्ति है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 213 में किया गया है। इसके बाद इसी भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 इन अनुच्छेदों में राज्यों के उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। राज्यों का उच्च न्यायालय, हम जानते हैं राज्यों के न्यायालय को उच्च स्तर पर जो है, तो राज्यों के न्यायालय को हम उच्च न्यायालय कहते हैं। उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा, उनको कौन कौन से विशेषाधिकार होंगे, उनकी पदच्युति कैसे होगी, वो किस प्रकार से अपना कार्यवाही को संपादित करेंगे, उनको कौन कौन से अधिकार और शक्तियां होंगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 214 से लेकर के 221 तक किया गया है। इसके बाद भाग 6 में ही अध्याय 6 में 6वें अध्याय में अनुच्छेद 232 से लेकर के 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किया गया है।
हम मूलतः 3 प्रकार के न्यायालयों के बारे में हम उल्लेख पाते हैं। एक है जिला में जिला न्यायालय, उसी को सत्र न्यायालय भी कहते हैं। तो जिला एवं सत्र न्यायालय जो कहा जाता है वो जिला स्तर का न्यायालय है, सबसे निम्न न्यायालय है। उसके ऊपर में उच्च न्यायालय है राज्यों में, और उसके ऊपर में सर्वोच्च न्यायालय है। इन 3 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख संविधान में किया गया है। और अन्य न्यायालय भी होते हैं, जैसे तहसील स्तर के न्यायालय होते हैं या ब्लॉक स्तर का जनपद स्तर के न्यायालय होते हैं, ये भी न्यायालय होते हैं, लेकिन इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। और इस अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत 214 से लेकर के 231 तक अधीनस्थ न्यायालय मतलब जिला न्यायालय के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद ये भाग 6 समाप्त हुआ। अब भाग 7 पार्ट 7 शुरू होता है। 7वें भाग में अनुच्छेद 238 में पहली अनुसूची नंबर 1, मतलब कि जो 12 अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों में से पहली अनुसूची के अंतर्गत भाग अ, ब, स इस प्रकार से राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था। उसमें भाग ब से संबंधित राज्यों का उल्लेख है। आज की स्थिति में इस अनुच्छेद को निरस्त किया गया है, निरस्त किया जा चुका है, क्योंकि अब भाग बी की चूंकि कोई महत्ता नहीं थी, इसलिए उस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद भाग 8 में 239 से लेकर 242वां अनुच्छेद तक संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। संघ राज्य क्षेत्र भारत में 2 प्रकार की इकाइयां हैं। एक राज्य है जिसे हम राज्य कहते हैं या प्रांत कहते हैं बोलचाल की भाषा में, और दूसरे है संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ राज्य क्षेत्रों का शासन प्रशासन किस प्रकार से संचालित होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक किया गया है। इसके बाद भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ, मतलब 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। तो इनका उल्लेख अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक किया गया है। इसके बाद भाग 9(1) में अनुच्छेद 243 पी से लेकर के अनुच्छेद 243 जेड जी तक, ये सब नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं संविधान में बाद में। तो 243 पी देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का पूरा उल्लेख 243 से लेकर के 243 ओ तक है। इसके बाद पी 243 पी MNOP, तो पी से लेकर के 243 पी से लेकर के P Q R S T U V W X Y Z ZA ZB ZC ZG ZD ZE ZS ZG तक नगर पालिका को उल्लेख किया गया है, पूरे विस्तार से उल्लेख है। और उसी के अनुरूप इस पंचायत और नगर पालिका संबंधित जो इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं, इन्हीं अधिनियम के अनुरूप प्रत्येक राज्य ने अपने अपने राज्य में अलग अलग पंचायती राज व्यवस्था का कानून और नगर पालिका व्यवस्था का कानून बनाया, अधिनियम पारित किया है इसी के अनुरूप। तो ये गाइडलाइन के रूप में इनको इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद भाग 10 पार्ट 10, इसमें अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए, मतलब 2 अनुच्छेदों में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। देखिए, विशेष करके भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सब अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इनके लिए विशेष प्रकार के प्रावधान संविधान के अंतर्गत किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 244 और 244 ए में किया गया है। इसके बाद भाग 11 2 भागों में बटा हुआ है, 2 अध्याय में बटा हुआ है। पहले अध्याय में है 244 से लेकर 255 तक। इन 11 अनुच्छेदों में संघ तथा राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है।
क्योंकि भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, तो संघ और राज्य सरकारों के बीच किस प्रकार के संबंध होंगे, इसके बारे में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। और इसमें सबसे पहले है विधायी संबंध, विधायी शक्तियों का वितरण। इस अनुच्छेद के अंतर्गत पूरे विभिन्न विषयों का उल्लेख नहीं है, वो विभिन्न विषयों का उल्लेख अनुसूचियों में किया गया है। विभिन्न विषयों का उल्लेख कौन कौन से विषय राज्यों के होंगे, कौन कौन से संघ के होंगे, मतलब कि संघ सूची, राज्य सूची, समर्थ सूची इस अनुसूची में नहीं है, वो अनुसूची में, अनुच्छेदों में नहीं है, अनुसूचियों में। तो जब अनुसूची की चर्चा करेंगे उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक विधायी संबंध और विधायी शक्तियों के वितरण का उल्लेख किया गया है। और इसके अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से 261 तक प्रशासनिक संबंध साधारण, संघ और राज्यों के बीच किस प्रकार से प्रशासनिक संबंध होंगे उसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 262 में जल संबंधी विवाद का उल्लेख है, क्योंकि प्रायः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जो नदियां होती हैं, नदियों को विभिन्न राज्यों की सीमा रेखा माना जाता है कई बार। तो नदी के इस पार हमारा, नदी के उस पार उस राज्य का, इस प्रकार से सीमा को निर्धारित किया जाता है। भारत में भी कई नदियां ऐसी हैं जो विभिन्न राज्यों में होते हुए बहती हैं, तो स्वाभाविक है नदी जल के बंटवारे कर करके कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। तो उन विवादों का समाधान कैसे हो, अभी जैसे कि तमिलनाडु और कर्नाटका में कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार के विवादों का समाधान किस प्रकार से होगा, इसका उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया, जल संबंधी विवाद के अंतर्गत। इसके बाद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के बीच समन्वय की स्थापना किस प्रकार से की जाएगी, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद होते हैं, क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, तो इस प्रकार से इन परिषदों का उल्लेख इसके अंतर्गत, मतलब कि परिषदों के निर्माण के बारे में इसमें आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद भाग 12 4 अध्यायों में बटा हुआ है। पहले अध्याय में अनुच्छेद 264 से लेकर के 267 तक, इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें उसके आगे है वित्त साधन के बारे में उसका उल्लेख है कि राज्य की संपत्ति का वितरण किस प्रकार से होगा, संपत्ति की प्राप्ति कैसे होगी, उस संपत्ति का महत्व किसके लिए ज्यादा होगा, किसकी संपत्ति होगी, संपत्ति का अर्जन कैसे होगा, इनके बारे में इसमें उल्लेख है। इसके बाद अनुच्छेद 268 से 281 के बीच संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में केंद्र सरकार के पास आय के साधन बहुत अधिक हैं और राज्यों के पास आय के साधन कम हैं, तो केंद्र सरकार राज्यों को राजस्व का वितरण करती है। कई ऐसे टैक्सेस हैं जो केंद्र सरकार वसूल करती है और राज्यों को बांट देती है। कुछ ऐसे भी टैक्स हैं, कुछ ऐसे भी कर हैं जो केंद्र सरकार वसूल करती है और केंद्र तथा राज्यों के बीच उसका बंटवारा होता है, उधर वित्त आयोग भी होता है। तो इन राजस्व का वितरण किस प्रकार से किया जाए, उसके नियम ही, उसकी नियमावली किस प्रकार की होगी, इसके बारे में उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 282 से 291 तक प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध किए गए। प्रकीर्ण का मतलब होता है अन्य, मिसलेनियस, तो अन्य वित्तीय उपबंध के बारे में इसमें उल्लेख है। इसके बाद भाग 12 का अध्याय 2 में 292, 293 दो अनुच्छेद है, जिसमें राज्यों को और केंद्र को उधार लेने के संबंध में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार, आजकल हम जैसे देखते हैं कि राज्य सरकार हजारों करोड़ रुपए उधार लेती रही है और अभी भी उनको ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है, तो उधार लेने की शर्तें क्या होंगी, उधार कहां से आप ले सकते हैं, इनके बारे में उल्लेख है। उसके बाद अध्याय 3 में अनुच्छेद 294 से लेकर 300 तक संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद, इनके बारे में उल्लेख किया गया है। ये विशेष करके इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है, इसलिए इसका हम ज्यादा अध्ययन नहीं करते, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख है। इसके बाद अध्याय 4 भाग 12 अध्याय 4 में 300A जोड़ा गया है और उसके अंतर्गत नागरिकों को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। मूल संविधान में अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार दिया गया था मूल संविधान में,
जिसे 44वें संशोधन 1979 के द्वारा समाप्त किया गया। लेकिन संपत्ति तो मूलभूत अधिकार होना चाहिए। तो संपत्ति के अधिकार के बिना व्यक्ति संपत्ति का अर्जन कैसे करेगा, उसका संचय कैसे करेगा, उसको व्यय कैसे करेगा? तो संपत्ति का अधिकार किसी न किसी रूप में तो होना चाहिए। तो यह प्रावधान 44वें संशोधन के अंतर्गत किया गया है और अनुच्छेद 300 में ए जोड़ करके संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। तो आज की तारीख में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, वह एक संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 300 ए में किया गया है। इसके बाद भाग 13 में अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की विभिन्न राज्य हमारे देश के अंदर व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार करेंगे तो उस पर टैक्स कितना लगेगा, नहीं लगेगा, ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, राज्यों के किस प्रकार से अधिकार होंगे और किस प्रकार से व्यापार और वाणिज्य का संचालन राज्य के अंदर ही अंदर कैसे होगा, इसके बारे में संवैधानिक प्रावधान किया गया है। इसके बाद भाग 14 में 2 अध्याय हैं। पहले अध्याय में अनुच्छेद 308 से लेकर के 314 तक है। इसमें राज्य और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं मतलब जैसे IAS, IPS वगैरह जो अधिकारी होते हैं, इनके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है कि ये किस प्रकार से काम करेंगे, इन पर नियंत्रण किस होगा, इनको दंडित कौन कर सकता है, इनको टर्मिनेट कौन कर सकता है, इनको ये सेवाएं कौन ले सकता है, इसके बारे में यहाँ पर उल्लेख है। और इसके दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का उल्लेख किया गया है। हेडिंग है लोक सेवा आयोग, इसमें संघ लोक सेवा आयोग भी आ जाता है और राज्य लोक सेवा भी आयोग भी आ जाता है और संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हो जाता है। तो भारत में 3 प्रकार के लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग केंद्र का, राज्य लोक सेवा आयोग राज्यों का और संयुक्त लोक सेवा आयोग 1 से अधिक राज्यों के लिए, कुछ राज्यों को मिला करके एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी किया जा सकता है। इसका प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक किया गया है। इसके बाद भाग 14A, ये भी संविधान में बाद में जोड़ा गया है। जहां कहीं भी संविधान में ABCD ऐसा कुछ आता है, मतलब यह है कि उसको संविधान में संशोधन करके बाद में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 14A में अनुच्छेद 323A और B, 323A 323B में अधिकरण के बारे में उल्लेख है। अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है खास उद्देश्य से यदि न्यायिक संगठन की स्थापना की जाती है उसे ट्रिब्यूनल कहते हैं। एक खास उद्देश्य से मतलब कि कार्य विशेष को निपटाने के लिए, उसके न्यायिक समाधान के लिए न्यायाधिकरण या प्राधिकरण की स्थापना की जाती है। और उसके बाद भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329A तक निर्वाचन का उल्लेख है कि इतने बड़े देश में निर्वाचन होगा तो निर्वाचन की व्यवस्था कैसे संपन्न की जाएगी, निर्वाचन कराने की पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी, मतलब निर्वाचन आयोग के कौन कौन से अधिकार और शक्तियां होंगी, इन सब का उल्लेख अनुच्छेद 324 से लेकर के 329A तक किया गया है। आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। इसको फिर से अगली चर्चा में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमको 22 भाग और 395 अनुच्छेद तक पहुंचना है और अनुसूचियों की भी चर्चा करनी है। आपको धन्यवाद।